फ्रेंड्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं घाटियों के बारे में। घाटियों के बारे में बीए प्रथम वर्ष के पेपर भौतिक भूगोल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम घाटियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि घाटी कितने प्रकार की होती है और किस किस प्रकार से घाटियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले तुम्हारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि घाटी होती क्या है। घाटी एक्चुअली एक गहरा भाग होता है धरातल के ऊपर, एक यानी धरातल से, सामान्य धरातल से नीचा भाग जो कि अपने आसपास के भूभाग की तुलना में नीचा लगता है या जिसका लेवल नीचे होता है आसपास के धरातल की तुलना में, ऐसे भूभाग को हम घाटी के नाम से संबोधित करते हैं। घाटियाँ बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, नदियों के द्वारा निर्मित या हिमानी के द्वारा निर्मित या और भी जैसे भूमिगत जल के द्वारा निर्मित बहुत सारे प्रकार की घाटियाँ हो सकती है। तो इसमें हम देखते हैं घाटियाँ कितने प्रकार की होती है और मुख्य मुख्य कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम घाटियों का जो वर्गीकरण कर रहे हैं उनमें देखते हैं। नंबर 1 है विवर्तनी की घटनाओं द्वारा निर्मित घाटियाँ। विवर्तनी की घटनाओं यानी जो अंतर्जात बल है उसके द्वारा जब अपनी क्रियाविधि की जाती है, जब अंतर्जात बल जब कार्य करता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो घाटियाँ बनती है उनको बोलते हैं विवर्तनी की घाटियाँ, यानी विवर्तनी की बल के द्वारा बनी हुई घाटियों को विवर्तनी की घाटियाँ बोलते हैं। तो विवर्तनी की घाटियाँ जो है इसमें भी कई प्रकार हम बता सकते हैं। जैसे एक है अभिनति घाटी। विवर्तनी की क्रिया के द्वारा संपीड़न बल के द्वारा शैलों में लंबाकार मोड़ पड़ जाने से यह अभिनति घाटी बनती है। दूसरी होती है भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। तो ये भ्रंश द्वारा बनती है, यानी जो भ्रंश घाटी होती है, रिफ्ट वैली जो होती है उसके किनारे खड़े होते हैं, और जो अभिनति घाटी होती है उसके किनारे खड़े नहीं होते अपितु ढलवां होते हैं। तो इनमें मुख्य भेद ये होता है, और वो संपीड़न क्रिया से बनती है जबकि ये भ्रंशन के द्वारा बनती है। भ्रंशन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भूपटल में दरारें आने और उसके पश्चात टेंशनल जो फोर्स होता है, तनावमूलक बल के द्वारा बीच का भाग नीचे खिसक जाता है, आसपास के भाग या आसपास के खंड जो है वो ऊपर ही रहते हैं। तो खड़े किनारे वाली एक घाटी का निर्माण होता है जिसे हम रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। और नंबर 2 है बाह्य शक्तियों के द्वारा निर्मित घाटियाँ। बाह्य शक्तियों के द्वारा निर्मित घाटियों में कई प्रकार हम बता सकते हैं। जैसे नंबर 1 है नदी घाटी, दूसरी है हिमनदी घाटी। तो हिमनदी जो है वो यू आकार की घाटी बनाती है और नदी जो है वो वी आकार की घाटी बनाती है। और इसी में एक लटकती घाटी भी होती है। तो यानी जो यू आकार की घाटी होती है उसमें मुख्य घाटी जो होती है हिमानी की, वो तो यू आकार की घाटी बनाती है, और जो सहायक हिमानी जो आती है उसमें मिलती है आकर के, वो लटकती घाटी का निर्माण करती है। इसके अलावा एक अंधी घाटी होती है ब्लिंड वैली, यानी चूने के प्रदेशों में धरातल पर बहने वाली नदी गहराई में कटाव करते हुए चूने के चट्टानों में बने हुए घोल रंध्र में समा जाती है, जिस रंध्र के बाद बची हुई शुष्क घाटी को अंधी घाटी कहते हैं। तो यानी चूना प्रदेश के क्षेत्र में जब सिंक होल के द्वारा पानी अंदर चला जाता है तो आगे की घाटी जो है वो शुष्क रहती है। उसमें बहुत ज़्यादा वर्षा होने पर ही पानी थोड़ा बहुत चला जाता है, बात अलग है, बाकी वो लगभग टाइम सूखी रहती है। और इस प्रकार की घाटी को हम ब्लिंड वैली या अंधी घाटी के नाम से जानते हैं। अब एक है घाटियों का आनुवंशिक वर्गीकरण या जेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो इसमें है नंबर 1 अनुवर्ती घाटी। तो कॉन्सिक्वेंट वैली, यानी ढाल की नती के सहारे बनने वाली घाटी नती घाटी या अनुवर्ती घाटी कहलाती है। अनुवर्ती घाटी यानी जो ढाल की नती के सहारे, ढाल की दिशा में ही जो बन रही है उसको हम बोलते हैं अनुवर्ती घाटी। परिवर्ती घाटी या सबसिक्वेंट वैली, अनुवर्ती घाटी के निर्माण के बाद ढाल के नती लंब के सहारे बनने वाली घाटी को परिवर्ती अथवा अनुदैर्ध्य घाटी कहते हैं। यानी वो उसके 90 डिग्री के एंगल पर बनती है, उसकी दिशा के समांतर नहीं अपितु उसके एकदम 90 डिग्री के एंगल पर जो घाटी बनती है, जो कि दूसरी नदी कोई, यानी नदी में कोई सहायक नदी आकर के मिलती है तो उसके द्वारा इस प्रकार की परिवर्ती घाटी का निर्माण किया जाता है। नंबर 3 है प्रत्यानुवर्ती घाटी। तो ये मुख्य अनुवर्ती के विपरीत दिशा में बहने वाली परिवर्ती नदी की सहायक नदी प्रत्यानुवर्ती घाटी का निर्माण करती है। यानी मुख्य अनुवर्ती नदी की विपरीत दिशा में बहने वाली जो परिवर्ती की सहायक नदी होती है, यानी परिवर्ती मुख्य
अनुवर्ती नदी बहती है, अनुवर्ती में परवर्ती नदी आकर के मिलती है, और उसमें जो अनुवर्ती की विपरीत दिशा में बहती है उनको बोलते हैं प्रत्यानुवर्ती नदी। तो ये जो प्रत्यानुवर्ती नदियां हैं, ये जो घाटियां बनाती है, इन घाटियों की जो दिशा है मुख्य नदी की घाटी के विपरीत होती है। तो ऐसी घाटियों को प्रत्यानुवर्ती घाटी के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात है नवानुवर्ती घाटी, यानी रिसिक्वेंट वैली। अनुवर्ती नदी की दिशा के अनुरूप बहने वाली परिवर्ती नदी की सहायक नदी नवानुवर्ती घाटी का निर्माण करती है। यानी अनुवर्ती नदी की दिशा के अनुरूप बहने वाली जो परिवर्ती नदी होती है, वो उसकी जो सहायक नदियाँ होती है वो नवानुवर्ती घाटी का निर्माण करती है। उसके पश्चात है अक्रमवर्ती घाटी या इनसिक्वेंट वैली। संरचना और ढाल के से अप्रभावित नदी घाटी अक्रमवर्ती घाटी कहलाती है। अब इसमें जो डायग्राम दिया है पीडीएफ में, इसमें ये सभी घाटियाँ जो कि जेनेटिक जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है घाटियों का, इसके अंदर ये दिखाई हुई है। इसमें सबसे पहले नवानुवर्ती घाटी बताई हुई है, प्रत्यानुवर्ती घाटी, अनुवर्ती घाटी, नवानुवर्ती घाटी, प्रत्यानुवर्ती घाटी, परिवर्ती घाटी, ये सभी आनुवंशिक वर्गीकरण की घाटियाँ जो है वो इसमें पीडीएफ के ज़रिए समझाई हुई है। अभी नंबर 4 जो क्लासिफिकेशन है उसमें है कि अवस्था के आधार पर घाटियाँ। तो अवस्था के आधार पर घाटियाँ होती है, एक तो युवा घाटी, यानी ढाल तीव्र तथा गहराई अधिक होती है, उसको हम युवा घाटी कहते हैं। प्रौढ़ घाटी, यानी ढाल मंद और चौड़ाई अधिक होती है, ऐसी घाटी को प्रौढ़ घाटी कहते हैं। और वृद्ध घाटी, यानी ढाल अतिमंद व घाटी समतल होने लगती है, ऐसी घाटियों को हम वृद्ध घाटी के नाम से जानते हैं। संरचना की दिशा के अनुसार तो इसमें पूर्ववर्ती घाटी या एंटीसिक्वेंट वैली, यानी किसी भूखंड के उत्थान से पूर्व विकसित घाटी जिसमें उत्थान के बाद भी नदी बहती है, पूर्ववर्ती घाटी कहलाती है। यानी पहले ही बन जाती है ये, और उत्थान का इसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उत्थान होता है तो भी ये घाटी अपने स्थान पर बरकरार रहती है, और ये ऐसी घाटी को बोलते हैं पूर्ववर्ती घाटी। इसके पश्चात हम देखते हैं कुछ घाटियाँ और। तो इसमें हम देखते हैं अभी हाँ, ये है अध्यारोपित घाटी। तो अध्यारोपित घाटी एक्चुअली क्या होती है कि सुप्रीम पोज्ड वैली बोलते हैं इसको। धरातल की ऊपरी परतों पर निर्मित घाटी जब निचली कठोर व चट्टानी परतों पर भी उसी दिशा का अनुसरण करती हो तो उसे अध्यारोपित घाटी कहते हैं। यानी ऊपर जब कोमल शैल होती है उसके अंदर घाटी बन जाती है, और नीचे हालांकि कठोर शैल आ जाती है, लेकिन नदी चूँकि पहले कोमल शैल पर अपनी घाटी बना चुकी होती है, तो नदी जब बहती है तो उस कठोर शैल पर भी अपनी घाटी बना लेती है। और यद्यपि जो शैल होती है, कठोर शैल होती है, उसकी दिशा इसके अनुरूप नहीं होती, नदी के ढाल के अनुरूप नहीं होती, लेकिन ऊपरी शैल के कारण वो निचले की कठोर शैल में अपनी घाटी बना लेती है, और वो कालांतर में जब ऊपरी कोमल शैल का अपरदन हो जाता है तो इस प्रकार से बहती हुई प्रतीत होती है, जैसे नदी नीचे धरातल से ऊंचे धरातल की ओर जा रही है, ऐसे लगता है। इस प्रकार की घाटी को हम अध्यारोपित घाटी के नाम से जानते हैं। आधारतल परिवर्तन के अनुसार घाटियों का वर्गीकरण है। तो इसमें निमग्न घाटी है एक, तो जो सागर तल से ऊपर उठने पर घाटियों के मुहाने जलमग्न हो जाते हैं, तो निमज्जित घाटी का निर्माण होता है। यानी निमज्जित या निमग्न घाटी जो है वो उसको बोलते हैं डाउन्ड वैली। यानी सागर तल जब ऊपर उठ जाता है तो उसके किनारे पर जो घाटियाँ होती है वो नदी के अंदर डूब जाती है, पानी के अंदर डूब जाती है, तो ऐसी घाटियों को बोलते हैं निमग्न घाटियाँ। दूसरी होती है पुनर्युग्नित घाटी या रीजनरेटेड वैली। तो सागर तल के नीचे चले जाने पर नदियाँ पुनः निम्नवर्ती कटाव करने लगती है, जिसे पुनर्युग्नित घाटी कहते हैं। यानी सागर तल जब नीचे चला जाता है तो नदियों की रफ्तार बढ़ जाती है, तेज़ हो जाती है रफ्तार, जिसकी वजह से घाटियों में पुनः एक नई घाटी का निर्माण हो जाता है, क्योंकि नदी निम्नवर्ती अपरदन पुनः प्रारंभ कर देती है, तो घाटी के अंदर एक घाटी बन जाती है। ऐसी घाटी को बोलते हैं पुनर्युग्नित घाटी। अभी है आगे अनाच्छादन। तो अनाच्छादन के बारे में देखिए, हम जनरल जानकारियाँ देखें। क्या है अनाच्छादन? डिनुडेशन, यानी अनाच्छादन दो प्रक्रियाओं का मिला जुला रूप है, अपक्षय और अपरदन। अपक्षय जो है वो एक ही स्थान पर चट्टानों के टूटने को अपक्षय कहते हैं। ये चट्टानें टूटती क्यों है? ये ताप के प्रभाव से
या यानी तापमान बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होने के प्रभाव से या अन्य किसी कारण से चट्टानें अपने स्थान पर ही जब टूटने लगती है तो उसको हम अपक्षय कहते हैं, यानी अपक्षय में गति शामिल नहीं होती। और जब इस टूटे हुए पदार्थ को बहाकर नदी या अपर्दनकारी कोई अन्य कारक किसी दूसरे स्थान पर ले जाता है तो उस क्रिया को हम बोलते हैं अपर्दन। और इन दोनों क्रियाओं के योग को हम बोलते हैं अनाच्छादन या डेनुडेशन। तो देखिए, अंतर्जात बल जो है वो धरातल के ऊपर विषमताएं सृजित करने का कार्य करते हैं, और जो बहिर्जात बल हैं वो इस असमानता को समतलीकरण के कार्य के द्वारा इनको समतल में बदल देते हैं या इन असमानताओं को कम करने की चेष्टा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इनमें जो चलता है, इससे ये जो प्रक्रिया चलती रहती है अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के मध्य, जिससे कि ये नवीन भूदृश्य निर्मित होते रहते हैं। तो अपक्षय जो है वो स्टैटिक प्रोसेस है, यानी स्थितिक है, गति नहीं होती इसमें। और जब यही गतिशील क्रिया जब होती है, अनाच्छादन अपर्दन जो होता है तो उसको हम गतिशील प्रक्रम कहते हैं या इरोजन के नाम से जानते हैं। अपक्षय के बारे में देखते हैं। अपक्षय अपर्दन के लिए पहला आवश्यक कदम है, यानी अपर्दन होने के लिए अपक्षय पहले होना चाहिए, ताकि चट्टानें जब धरातल के ऊपर टूटी फूटी चट्टानें पड़ी रहती है तो उनको कोई अपर्दनकारी कारक अपने साथ में बहाकर ले जाता है। अब अपक्षय दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक प्रक्रम, मौसम परिवर्तन, जीव जंतु एवं वनस्पतियों द्वारा शैल संधियों का टुकड़ों में टूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है। यानी मौसम परिवर्तन से तापमान कम या ज़्यादा होता है, या गर्म चट्टानों के ऊपर जल पड़ता है, या फिर कुछ बिलकारी जीव होते हैं जो बिल बनाते हैं धरातल में, या इसकी जड़ें जो होती है वनस्पतियों की वो धरातल में तोड़ फोड़ करती है। अपनी कोई वनस्पति है वो अपनी जड़ के द्वारा जो फैलाव करती है जड़ें, तो जो चट्टानों में टूट फूट होती है, ऐसे अपक्षय को भौतिक अपक्षय के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है रासायनिक प्रक्रम या रासायनिक अपक्षय। तो चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज एवं रासायनिक पदार्थों जल या वायुमंडलीय गैसों के साथ रासायनिक क्रिया के रूपांतरित होकर मूल शैलों का वियोजन या अपघटन करते हैं। यानी चट्टानों में जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो जल या वायु के साथ में मिल करके और रूपांतरित हो जाते हैं, और रूपांतरित होने से वो टूटने लगते हैं। तो इस प्रकार से चट्टानें जब टूटती है, ऐसी चट्टानों को या ऐसे अपक्षय को रासायनिक अपक्षय के नाम से जानते हैं। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक है, तो इसमें देखिए जलवायु एवं वायुमंडलीय क्रियाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जलवायु जहाँ तापमान में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ दिन का तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है और रात्रि का तापमान बहुत नीचा हो जाता है, तो ऐसे में चट्टानें क्या होती है, दिन में फैल जाती है, रात्रि में पुनः सिकुड़ती है। तो ऐसी क्रिया जहाँ ज़्यादा होती है, यानी दैनिक तापांतर जहाँ ज़्यादा होता है, वहाँ अपक्षय की क्रियाएँ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से जहाँ शुष्कता होती है वहाँ अपक्षय कम होता है, लेकिन जहाँ जल उपलब्ध हो जाता है वहाँ अपक्षय की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। और शुष्क जो एरियाज होते हैं वहाँ पर भौतिक अपक्षय ज़्यादा होता है, जबकि जो आर्द्र एरियाज होते हैं वहाँ रासायनिक अपक्षय ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से जलवायु जो है वो अपक्षय को काफ़ी प्रभावित करती है। उसके पश्चात है शैल संरचना एवं संगठन। तो सीधी सी बात है, जो चट्टानें बहुत ज़्यादा कठोर होती है या जो चट्टान जो अपोर्स होती है, उन चट्टानों पर अपक्षय का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन जो चट्टानें पोर्स होती है, यानी जिनमें जल आसानी से प्रविष्ट हो सकता है या जिनमें वायु वगैरह प्रवेश कर सकती है, तो वहाँ जो है वो अपक्षय ज़्यादा होता है। भूमि का ढाल, यानी कई बार ज़मीन का ढाल अधिक होता है, जिससे कि उसके ऊपर अपक्षयित पदार्थ जो है वो खिसक कर चला जाता है। फिर नवीन पदार्थ वहाँ अपक्षय और होता है, फिर वो नीचे चला जाता है, तो यानी चट्टान नग्न हो जाती है। तो इस प्रकार से जहाँ ढाल ज़्यादा होता है वहाँ जो पदार्थ होता है अपक्षयित पदार्थ नीचे खिसक जाता है, जिससे कि नग्न भूमि उपलब्ध हो जाती है पुनः अपक्षय होने के लिए। तो ऐसे क्षेत्र में अपक्षय ज़्यादा होता है। वनस्पति का आवरण, यानी वनस्पति आंशिक रूप से अपक्षय में सहयोग प्रदान करती है। जैसे वनस्पति की जड़ें जो है वो चट्टानों को तोड़ती रहती है, लेकिन वनस्पति
चट्टान को आवरण प्रदान करती है, जिससे कि तापमान का बहुत ज़्यादा प्रभाव, सीधा प्रभाव इसके ऊपर धरातल के ऊपर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से वनस्पति आंशिक रक्षा भी करती है अपक्षय से और अपक्षय में सहयोग भी प्रदान करती है। लेकिन कुल मिलाकर वनस्पतियाँ जो है वो अपक्षय के लिए एक प्रकार से आवरण का कार्य करती है, अपक्षय को रोकने का ज़्यादा कार्य करती है। भूमि का रंग एवं स्वभाव, तो यानी भूमि का रंग अगर गहरा है तो सूर्य ताप को अधिक ग्रहण करती है, वो अधिक अवशोषित करती है। और अगर भूमि पारदर्शी है या सफ़ेद है या इसका कलर हल्का होता है तो इसमें तापमान कम अवशोषित हो पाता है। समय या पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे टाइम तक चट्टान एक ही क्षेत्र में लंबे टाइम तक रहने वाली चट्टान का अपक्षय स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा होगा, और नवीन चट्टान है जो है उसका अपक्षय कम होगा। तो अभी हम अपक्षय के प्रकार के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।